तो आइए अब हम बात करते हैं, और जैसा कि हमने कल अपना चैप्टर स्टार्ट भी किया था, नाम क्या था उसका, अकाउंटिंग इक्वेशंस, राइट। तो आज हम उसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, वी विल डिस्कस। और मैं इसमें आज की जो क्लास में आपको दूंगा, इसमें क्या होगा कि मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल दूंगा और उसी एग्जाम्पल को मैं फिर बोर्ड के ऊपर सॉल्व करूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल सके कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस के पास होते हैं एसेट्स और एक होती है बिजनेस की लायबिलिटी। तो जैसा कि हमने लास्ट अपनी क्लास के अंदर भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि लायबिलिटी बिजनेस की दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटी में बिजनेस की कैपिटल जो किसको मिली है, बिजनेस को। किससे मिली है, बिजनेसमैन से। रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, ये सब बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर आती है। जबकि इसके अलावा जो लायबिलिटीज आप देखते हो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, बैंक लोन, राइट, बिल्स पेबल्स, ये सब जो है आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर आती है। और जब इस इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम जोड़ देते हैं तो हम पहुंचते हैं टोटल लायबिलिटी में, जिसको हम सिर्फ अकाउंट्स में लायबिलिटीज के नाम से शो कर देते हैं अकाउंटिंग आपकी इक्वेशंस के अंदर, राइट। तो चलो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट असल में बनता कैसे है। क्या बोला, बनता कैसे है, फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। चलिए, देख पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, सही है। चलो, तो ये रहा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट का एक लाइन। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर्स। क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर्स, सही है, ठीक है। मैंने एक लंबी लाइन खींची है और यहां पर मैं नाम लिखूंगा बिजनेस के एसेट्स। कल क्या सिखाया था मैंने, प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, एसेट्स हमेशा किसके बराबर बैठने चाहिए, आपकी लायबिलिटी के। और लायबिलिटी हम यहां लिखेंगे अपनी, पहली आती है बिजनेस की कैपिटल, जो कि एक तरह की लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। और सेकंड इसमें क्या आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसको हम अकाउंट्स में लायबिलिटीज से ही लिखते हैं। मतलब अगर क्या लिखा हो, लायबिलिटी लिखा हो, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आती है, और जो कैपिटल है वो इंटरनल में आती है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी साइड, ये जो मेरा क्या है, जो मेरी पूरी की पूरी साइड है, इसे हमने कल नाम दिया था RHS, और ये क्या है हमारा LHS। अगर मैं ऐसे होता हूं खड़ा, अगर मेरा पोज ऐसा है, तो ये मेरा लिए क्या बना, दिस इज माय राइट हैंड साइड, क्लियर है। और ये बना मेरे लिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड। एंड एज पर द मैथमेटिकल रूल, बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल, और ये इक्वल बैठेंगी आपकी। तो ये मेरी बनी पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड, और इज इक्वल टू के जो यहां पर है वो हमारे लिए बना एसेट्स। और मैं एक रफ लाइन और खींचूंगा इसके नीचे ऐसे करके, ताकि मैं एसेट्स और जो लायबिलिटीज होंगी उसको मैं अलग से शो कर सकूं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये फॉर्मेट है, आपको ऐसे ही करना है। चलिए, सबसे पहले मैं एक बात लिखता हूं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट है स्टार्टेड, क्या बोला मैंने, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कल मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बिजनेस में अगर बिजनेसमैन कैश की फॉर्म में पैसा लगाता है तो बिजनेस को मिली दो चीजें। पहला बिजनेस के पास में आया कैश, जो कैश बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और उस कैश का इस्तेमाल बिजनेसमैन ने किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और हमने क्या सीखा है कि जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने पे लगता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस की कैपिटल। मतलब ये जो कैश दिया गया बिजनेस को, इससे बिजनेस का एसेट बढ़ा और उसका नाम होगा कैश। चलो, मैंने मान लिया 1 लाख से ये बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस के पास क्या आया, 1 लाख का कैश आया। और ये कैश क्यों आया, क्योंकि इसी को लगा के उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने पे लगता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए की बिजनेस के पास क्या आई, कैपिटल आई। फिलहाल बिजनेस पे कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी बनी 1 लाख रुपए की, और वो भी कैपिटल के रूप में। क्लियर है? चलो,
सेकंड, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹40,000। बिजनेस ने क्या किया, उस कैश से अपने लिए कुछ 40,000 रुपए का स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज किया। में और अकाउंट्स में हम गुड्स के लिए हमेशा वर्ड जो यूज करते हैं वो होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। तो और स्टॉक बिजनेस के लिए एक एसेट है, क्योंकि बिजनेस इसी को बेच के पैसा कमाएगा नहीं, है ना। कल बात की थी हमने लास्ट क्लास में कि जो चीजें बिजनेस को बेनिफिट देती हैं, आज नहीं तो कल देगी, वो बिजनेस के लिए एसेट्स है। स्टॉक क्या है? सामान। क्या करेगा बिजनेस? बेचेगा। क्या होगा? प्रॉफिट कमाएगा, बेनिफिट कमा के देगा, तो क्या है? एसेट हो गया। तो याद रखना, जब भी मैं स्टॉक लिखूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स। ओके, 40,000 का स्टॉक परचेज किया। अच्छा बात बताओ, 40,000 का स्टॉक परचेज किया, परचेज करने पे पैसा आएगा या जाएगा बिजनेस के पास से? जाएगा। हाँ, पैसा जाएगा। सर स्टॉक परचेज किया है तो पैसा दोगे ना, और पैसा दोगे तो क्या कम हो जाएगा? कैश। 40,000 कैश में से माइनस करके दिखाओ भाई। क्यों करे सर? अरे बाबा, तुमने 40,000 का क्या लिया है मार्केट से? स्टॉक परचेज किया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अच्छा, 40,000 कैश में चले गए, लेकिन 40,000 का बिजनेस के पास क्या आया? स्टॉक आया। तो स्टॉक बढ़ गया होगा बिजनेस के पास। लायबिलिटी पे इसका असर क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने ये ट्रांजैक्शन कैश में किया है, हमारे ऊपर फिलहाल कोई भी उधारी नहीं है, क्योंकि पैसा दे दिया ना, कैश लिखा है। चलो, अच्छा लिखा नहीं है तो भी हम कैश मानेंगे, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। जब तक कि किसी पार्टी का ना यहां पे नाम ना लिखा हो, तब तक उसे हम कैश ही मान के चलते हैं। चलो, क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है? चेक करें। 1,00,000 कैश था, 40,000 रुपए दे दिया स्टॉक का, तो कितना बचा कैश में? 60,000 बचा। कितने का स्टॉक मिला? 40,000 का। हमारे पास कितनी कैपिटल है? 1,00,000 की कैपिटल है। फिलहाल हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। क्या मेरी दोनों साइड बैलेंस हो रही है? ये वाली और ये वाली, देख के बताओ। 1,00,000, 60 और 40, 1,00,000 बैलेंस है। इसका मतलब है कि मैथमेटिकल रूल के हिसाब से हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। सर इसको नाम क्या दोगे? न्यू इक्वेशन। क्या बोला गया? न्यू इक्वेशन। अभी हम जो बुक के अंदर आपके क्वेश्चंस है ना टीएस ग्रेवाल में, हम उसके ऊपर आएंगे, अभी बाद में आएंगे। पहले हम जान रहे हैं कि असल में इसमें एंट्रीज, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे कैसे होती है। चलो चलो, थर्ड लिख देते हैं। स्टाफ को सैलरी पे का, स्टाफ को सैलरी दिया, पेड सैलरी ₹10,000। चलो मान लेते हैं 10,000 दिया। अब सैलरी दोगे तो कैश की फॉर्म में दोगे या फिर चेक से दोगे? चेक का नाम लिखा है कहीं? नहीं, तो हम क्या माने? कैश में दिया होगा। तो अगर सैलरी पेमेंट होगा तो 10,000 रुपए कैश के अंदर से आपका चला गया। अब एक बात का ध्यान सुनना, जो सैलरी का पेमेंट करा है, स्टॉक पे इसका असर क्या पड़ना चाहिए? कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे भैया, स्टॉक से उसका क्या वास्ता? आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे किया 10,000 रुपीज, तो कैश में पे किया होगा, कैश रिड्यूस हो गया होगा। हाँ, अब जो लाइन बोलूंगा वो मेन है। हर खर्चा, क्या बोला? हर खर्चा कैपिटल से माइनस होता है, चाहे आपने वो पे किया हो या ना पे किया हो। कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस होगा, वो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा। ये अंडरलाइन कर लो। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस, खर्चा। आपने कैश की फॉर्म में सैलरी दिया तो मैंने कैश से माइनस कर दिया। छोड़ो, माइनस कहां से होके रहेगा? कैपिटल से। इसका मतलब सर कैपिटल से 10,000 हम रिड्यूस करें? हाँ, कितना एक्सटर्नल लायबिलिटी बना? कुछ नहीं। अभी तक कुछ लोन लिया है क्या हमने बाहर से? तो लायबिलिटी किस बात की? देख के बताओ, क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस बैठ रही है? आइए चेक करें। 60,000 में से 10,000 रुपए हमने और दे दिए स्टाफ को, कितना बचा होगा? 50,000। अभी भी कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? 40,000 का। अच्छा, 1,00,000 में से 10,000 रुपया एक्सपेंस का माइनस कर दिया, तो कैपिटल में कितना बचा? 90,000। जीरो बैलेंस है, साइड बैलेंस है 90,000। 50 और 40 कितना होता है? कितना होता है?
80,000, अच्छा 90,000 बैलेंस्ड है, ठीक है। नाम क्या दें? न्यू इक्वेशन। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अब तुम्हें सिखाऊंगा बहुत काम की बात, नोट करना है? अरे भैया, अरे वीडियो बन रही है तो क्या हुआ, आप इस, चलो ठीक है छोड़ो, हाँ देख लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या बोला? हाँ, वरना कल से रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूंगा। चलो, ये समझ में आ गया? आगे लिखूं? चल, नंबर 4, चलो मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं रेंट आउटस्टैंडिंग। अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब जानते हो? आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज आपने पे करनी थी लेकिन पे नहीं करी। आप जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस करते हो, शायद वो बिल्डिंग आपकी नहीं है, आपने वो रेंट पे ले रखी है, तो हर महीने क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा, नहीं? हाँ, और उसके नाम के आगे क्या लिख दिया गया मैंने? आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या हुआ? आपने रेंट नहीं दिया है, देना था लेकिन नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? चलो मान लेते हैं 5,000, कितने का रेंट था? 5,000। क्या करूं? कैश में से माइनस कर दूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे दिया है क्या रेंट? लिखा तो है आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। और जो खर्चा तुमने नहीं दिया वो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी बन जाता है। क्या बनता है? ये तुमने रेंट दिया है क्या? इसके नाम के बाद क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा हुआ है ना। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? देना बाकी है, नहीं दिया। बात समझ आई? क्या कैश गया? अभी जब रेंट नहीं दिया तो कैश कहां से जाएगा? कैश पे इसका असर क्या पड़ना चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा सर असर। अच्छा, स्टॉक से इसका क्या वास्ता? कुछ नहीं। कोई डाउट है इसमें? अभी आगे बढ़ू, ठीक है। इज इक्वल टू कितने का लायबिलिटी बना? 5,000 का रेंट नहीं दिया तो कितने का लायबिलिटी बना होगा? 5,000 का। अरे सर, ये तो हमारा बैलेंस ही नहीं हो रहा है। देखो, बैलेंस हो रहा है क्या? हो रहा बैलेंस? नहीं। क्या करूं? अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? कोई भी लायबिलिटी बनने से पहले एक्सपेंस बनती है। अगर आपने एक्सपेंस को टाइम पे नहीं किया तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। ये रेंट लायबिलिटी बाद में बना, पहले क्या बना होगा? एक्सपेंस बना होगा। और एक्सपेंस होने के नाते कायदे से माइनस कहां से होना चाहिए था? कैपिटल से। क्या कहा था मैंने सैलरी के बारे में? एक्सपेंस है, कहां से किया था माइनस? फ्रॉम द कैपिटल। रेंट भी क्या बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है, कहां से माइनस होना चाहिए था? कैपिटल से। नहीं पे किया तो लायबिलिटी बन गया। पहले क्या बना होगा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस होने के नाते माइनस कहां से भी होना चाहिए? कैपिटल से। लेस होगा ये। कितना आ रहा है बोलो? 50,000 प्लस 40,000 कितना आएगा? 85,000 प्लस 5,000। बैलेंस हो रहा है? देख के बताओ। 90,000 कितना बना? 90,000। ये कितना बन रहा है? 85,000 प्लस 5,000 अगेन 90,000। सर ये तो बैलेंस्ड हो रहा है, इसको नाम क्या दोगे? न्यू इक्वेशन। कुछ पूछना है इसमें? श्योर हो गए हो? अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होता, इसका मतलब कि आपने जो किया है उसमें गलती है। आप उस गलती को बैठ के पहले ढूंढिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक बात है? ध्यान रखोगे? आगे बढ़े, बाद में करें? ठीक है। अब जो अगली क्लास में आपको दूंगा उसमें हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो इतना काफी है? ओके।